नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आज आपका होगा जीएस मॉक टेस्ट 10। आपने हिंदी के 10 मॉक टेस्ट कर लिए, आज जीएस का 10वां मॉक टेस्ट है। बताइएगा कमेंट करके ये सीरीज आपको कितनी अच्छी लगी। और ये आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें जो भी प्रश्न रखे जाते हैं इन मॉक टेस्ट में, वो सभी आपकी विगत परीक्षाओं से लिए हुए होते हैं। तो जो विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न सदा ही आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रश्नों से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको अपनी तैयारी का आकलन भी होता रहता है। तो लगातार आप ये वीडियो देखते रहिए, और आपके फॉर्म भी भरना शुरू हो गए हैं मुख्य सेविका के, तो आप उसे भी भरिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और लगातार क्लासेस लेते रहिए। सुबह आपकी डेली साइंस की क्लास चल रही है, कल आपकी विटामिन पढ़ाई गई थी उसमें, और आज आपकी कोशिका और कोशिकांग पढ़ाए गए हैं। इसी तरह आपकी आगे भी क्लासेस आती रहेंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट सदा ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो के दौरान जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएं उनका भी उत्तर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। इससे आपको तुरंत प्रश्न याद हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो अंत तक देखा करें, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट सदा मेरी रहती है कि आप वीडियो अंत तक देखें, जब भी पढ़ें पूरा पढ़ें, अधूरा कुछ भी ना छोड़ें। लगातार आप पढ़ाई करेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। जो सिलेबस का इंतज़ार करेंगे, जो परीक्षा का इंतज़ार करेंगे, फिर परीक्षा तारीख का इंतज़ार करेंगे, ना पढ़ने वालों के पास बहाने बने रहते हैं। कुछ लोगों के पास अभी बहाना है कि सिलेबस नहीं है, फिर बहाना आएगा कि परीक्षा की डेट नहीं आई, फिर परीक्षा की डेट आ जाएगी, फिर बहाना आएगा कि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, फिर बहाना आएगा कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आए, और फिर परीक्षा की डेट आ जाएगी और उनकी तैयारी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप अच्छे से पढ़िए और लगातार पढ़ते रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो कोशिश करिए कि आप अच्छे से पढ़ते रहें। और हमारा एक मुख्य सेविका का स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, तो उसकी फ़ीस मात्र आपकी 300 रुपये है। इसमें आपको, इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच, ठीक है। तो इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। मात्र 300 रुपये में इससे आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। सभी क्लास की पीडीएफ मिलेंगी, जो 300 से 500 पीडीएफ होंगी तकरीबन, ठीक है। 300 से 500 तक की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और तो इससे आपकी एक पीडीएफ की कीमत 1 रुपये भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप नोट्स की पीडीएफ मिलेंगी, जो 100 से 150 करीब होंगी। तो नोट्स भी आपको 100 150 मिलेंगे। इसके अलावा आपको जब सिलेबस आपका आ जाएगा और परीक्षा से 50 दिन पहले आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और उनके सोल्यूशन भी कराए जाएंगे। तो 300 रुपये में आपको ये भी मिल जाएगा। और हर समय आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप सीधे मुझसे बात कर पाएंगे, और नौकरी की गारंटी दिलाने वाली आपकी तैयारी कराई जाएगी। आपको समय समय पर मोटिवेशन दिया जाएगा। जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो पढ़ाई के प्रति, आपको लग रहा हो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा आपका तैयार नहीं हो पाएगा, मैं आपका पूरा सहयोग करने के लिए उपलब्ध रहूँगा। और इसके अलावा भी आपको अन्य बहुत चीज़ें इस बैच में मिलेंगी। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। QRC हेल्प लिखकर टेलीग्राम पर सर्च करना है, और वहाँ पर आपको मैसेज कर देना है। QRC हेल्प सर्च करना है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? बताइए। पहला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1 भी नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा सही? तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक अधिवेशन का सभापति बने थे या अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, वो बेलगाम अधिवेशन था। तो इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं कि दिसंबर 1924 में गांधी जी ने बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे, इस निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ये निर्णय क्या लिया गया? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? एक बार, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? वो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और तीसरी चीज आपको सन याद रखना है कि 1924 में गांधी जी ने बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन में कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता की थी, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? बताइए, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1920 में या 1925 में या 1930 में या 1935 में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? बताइए, जो काकोरी षड्यंत्र केस था वो किस वर्ष हुआ था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1925 में। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त आपकी आने वाली है, और इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इसमें जो क्रांतिकारियों ने इसको लूट लिया था, किसको? काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, क्रांतिकारियों ने उसे लूट लिया था। इस घटना को ही काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं, जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए आप, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड इरविन थे, या वारन हेस्टिंग्स थे, या लॉर्ड मेयो थे? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये आपके नेहरू जी के बड़े अच्छे दोस्त भी थे, इनकी पत्नी भी नेहरू जी की बड़ी अच्छी दोस्त थी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरे का ए, लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे ये। तो मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय नियुक्त किया गया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और अंतिम भारत के थे, वो सी राजगोपालाचारी थे। और प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो आपका प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त के थे, या अशोक के थे, या पुष्यमित्र शुंग के थे, या वसुमित्र थे? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथे का सी, पुष्यमित्र शुंग। आपके पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे कौन? पतंजलि। तो ऑप्शन सी आपका सही है। महान व्याकरणविद पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे। जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे। इन्होंने क्या किया? महाभाष्य की रचना की है। आपका अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बताइए, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बलबन ने अपनाई थी, या अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बाबर ने? बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने। ऑप्शन ए आपका पूरी तरीके से सही है। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन एक राजत्व सिद्धांत को दो विशेषताएं थीं। बलबन के जो राजत्व सिद्धांत थे उसकी दो विशेषताएं थीं। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किसका मानना था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है? तो बलबन का मानना था। तो इस तरह से आपको घुमाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लौह और रक्त की नीति किसकी थी? बलबन की थी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? बताइए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 10, 22, 12 या 9? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10, 22, 12, 9? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छठे का सी। ठीक है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित कर सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 80(1) का, ये 801 नहीं है, ये 80(1) का है। ठीक है, 80(1) का के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। ठीक है, तो कुल 12 सदस्यों को 80 का के तहत मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 8, 9, 10 या 11? बताइए भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 8, 9, 10, 11? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11। ठीक है, वर्तमान में 11 है। जब संविधान लागू हुआ था तब एक भी नहीं थे,
बाद में उसमें 10 जोड़े गए और फिर बाद में एक कर्तव्य और जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रत्येक माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ठीक है, या आप इसको सोवियत संघ भी कह सकते हैं। रूस से लिए गए हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। और इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इनको लिया गया था। कहां से? रूस से। अगला प्रश्न है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बताइए, जो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? ए एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, एन माधवराव या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, एन माधव राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। आप इसको समझ लिया। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। तो उसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन थे? कभी कभी इंग्लिश के वर्ड यूज करके आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में और आप कई बार फंस जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वें का डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। जबकि संविधान निवृत्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 22 जुलाई को आपका झंडा दिवस मनाया जाता है। ये 22 जुलाई 1947 को झंडा दिवस संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा अपना झंडा है इसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। इसलिए 22 जुलाई को हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो नए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर लिए। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, मैं सारे कोशिश करता हूं कि आपको सारे दिवस याद हो जाएं ताकि आपको भविष्य में कभी भटकना ना पड़े इन दिवसों के लिए कि मैं अलग से वीडियो देखूं। जो आप लगातार मेरी वीडियो देखते हैं, इन्हीं वीडियो के दौरान मैं आपके सारे दिवस आपको याद करा दूं। इसलिए मैं रोज आपसे एक दिवस पूछता हूं। तो मैं आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो पराक्रम दिवस होता है, पराक्रम दिवस, वो कितनी तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है, वो कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए या किताब में देख लीजिए। आप अगर तुरंत बताएंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 9वां, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए, ए, बी, सी या डी? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। ध्यान से पढ़िएगा, ये राज्यपालों की बात कर रहा है, राष्ट्रपति की नहीं। एक बार और प्रश्न को सुनिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 9वें का ऑप्शन सही आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। जब विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा होगा तब राज्यपाल आवश्यकता अनुसार कैबिनेट की सिफारिश पर कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी वही मान्यता होगी जो विधानमंडल की होती है। ठीक है, यह अनुच्छेद 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति के संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 211 में क्या दिया गया है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन अथवा आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा करने की बात है, ना करने की बात है। देखिए, राज्य विधानमंडल में जो चर्चाएं होती हैं उसमें किसी हाई कोर्ट के जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है, ना ही उनके आचरण के बारे में या उनके कर्तव्य निर्वहन के बारे में। कहाँ पर? सॉरी, राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद 211 के तहत। अनुच्छेद 212 में यह भी बताया गया कि न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किए जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 212 में साफ लिखा है जो विधानमंडल में कार्रवाई होगी उसकी जांच नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 212 के तहत। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? बताइए, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में या बिहार में? बताइए, मैंने अभी उत्तर यूपी जी के आपको पढ़ाया था, उसमें ये प्रश्न आपको कराया था। तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? इससे एक नदी भी निकलती है आपकी, कौन सी नदी? गोमती नदी। फुलर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा में स्थित है। पीलीभीत आप याद रखो, मांदा टोडा मत याद रखो आप। तो फुलर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा में स्थित है। इस झील से गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है, तो इस झील से गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। यहाँ से गोमती नदी निकलती है जो लखनऊ होते हुए जाती है और गाजीपुर के निकट आप। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह। बताइए किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसमें आपको सीधा सा आंसर है 11वें का ए हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है या मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण इनका रंग लाल होता है। इसके दो उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। जब कोई तारे और नहीं दिख रहे होंगे तो शुक्र ग्रह आपको दिख रहा होगा। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह तथा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो बुध ग्रह है अपने सौरमंडल में, वो सूर्य के सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ठीक है, बताइए निम्न में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ब्राजील है या अर्जेंटीना है या भारत है या ऑस्ट्रेलिया है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? बताइए। तो 12 का आपका सही हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, तो जो ब्राजील है आपका वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर ब्राजील स्थित है। विश्व के सबसे बड़े देशों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये देशों का क्रम लिखा हुआ है, आप इसी क्रम में याद कर लेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे रूस आता है आपका, फिर कनाडा आता है, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सब क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम है, घटते हुए क्रम में है। भारत आपका 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से अभी दूसरे नंबर पर है, पर अगली जनसंख्या में शायद पहले नंबर पर पहुंच जाए। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? बताइए 78 से 79%, 40 से 42%, 18 से 20% या 10 से 11%। ये इस प्रश्न का उत्तर तो आपको आता ही होगा। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो 78 से 79% वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 13 का ए आपका बिल्कुल सही है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% लगभग, आर्गन 0.9% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, यहाँ पर एक नहीं होगा। ठीक है, ये 0.03% है। ठीक है, और वह जलवाष्प आपकी 0 से 4% तक होती है। जलवाष्प कितनी होती है? 0 से 4% तक। ठीक है, जलवाष्प आपकी 0 से 4% तक होती है। यहाँ पर आप ध्यान से 0.03 है, ये एक नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी गलत हो जाती है, मिस टाइपिंग हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, जब जल जमता है तो उसका घनत्व तो बढ़ता है या समान रहता है या घटता है या शून्य हो जाता है? बताइए। जब जल जमाया जाता है, बर्फ बनाई जाती है, तो उसका घनत्व तो क्या होता है, उसके घनत्व पे क्या फर्क पड़ता है, यह प्रश्न आपसे पूछना चाहता है। तो बढ़ता है या समान रहता है या घटता है या शून्य हो जाता है? तो 14वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, जब जल को हम जमाते हैं तो उसका घनत्व घटता है। क्या होता है? घटता है। तो किसी वस्तु या पदार्थ के घनत्व को उस वस्तु या पदार्थ के एक इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। समझे? एक इकाई आयतन में, जैसे आप 1 × 1 इकाई आयतन लेते हैं तो आयतन क्यूब में होता है ना, तो गहराई भी होगी, उसमें जो आपका द्रव्यमान है, जितना भार है, उसको हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो प्रति घन मीटर में जितना भार होगा वो जल का घनत्व होगा। ठीक है, ऐसे इकाई सेंटीमीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, वो आपका आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु या पदार्थ के घनत्व को उस वस्तु या पदार्थ के एक इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैंने कोशिश की कि आपको घनत्व के बारे में पहले समझा दूं, तब शायद आपको समझ में आए
जल का घनत्व बढ़ता है कि घटता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर जल का आयतन न्यूनतम हो जाता है और घनत्व सर्वाधिक हो जाता है। जैसे जैसे तापमान 4 डिग्री से नीचे की ओर आता है जल का घनत्व भी घटने लगता है। अतः स्पष्ट है कि जल जब जमता है तो इसका घनत्व भी घट जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? बताइए। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है? किलोबाइट की, गीगाबाइट की, टेराबाइट की या मेगाबाइट की? बताइए। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वें का सी, टेराबाइट की। कंप्यूटर से जुड़े भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता टेराबाइट की होती है। 8 बिट पर 1 बाइट बनता है। ठीक है, 1024 बाइट पर 1 किलो बाइट बनता है। 1024 किलो बाइट पर 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट पर 1 गीगाबाइट बनता है और 1024 गीगाबाइट पर 1 टेराबाइट बनता है और 1024 टेराबाइट पर 1 सेटाबाइट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चीजें याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे? बताइए। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे? हरमन होलेरिथ या बिल गेट्स या न्यूटन या चार्ल्स बेबेज? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इनमें से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज थे। तो 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। चार्ल्स बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन कहा। द एनालिटिकल इंजन कहा किसको? इन्होंने जो पहला कंप्यूटर जैसा यंत्र बनाया था उसे द एनालिटिकल इंजन कहा था। उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। बस आपको चार्ल्स बेबेज याद रखना है, फादर ऑफ कंप्यूटर, बाकी सब कहानी भूल जाइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? बताइए। वित्त आयोग से के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से या आपातकालीन उपबंध से या निर्वाचन आयोग के गठन से? बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका बहुत सीधा सा उत्तर है आपका, संशोधन प्रक्रिया से है। संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 368 के तहत होती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। अगला है, तो भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? भारतीय संसद कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही इस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। अब अलग और अन्य अनुच्छेद आपको समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद जो 280 है उसमें वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। और अनुच्छेद 352 और 356 और 360 ये आपातकालीन उपबंध है तथा अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग को याद रखने के लिए या चुनाव आयोग को याद रखने के लिए आपको सीधा सा लॉजिक में आपको ट्रिक बताता हूं, यह अनुच्छेद आप कभी नहीं भूलेंगे। वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 18। 18 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ? 324 हुआ। ठीक है, 324 18 का स्क्वायर हुआ। तो ये आपके निर्वाचन आयोग का आ गया। ठीक है, निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में है। अगला प्रश्न है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, हजरत मोहानी या लोकमान्य तिलक? बताइए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप सोच रहे होंगे शायद चंद्रशेखर आजाद ने दिया हो, लेकिन आप गलत हैं। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी द्वारा दिया गया था। इसका पहली बार प्रयोग सरदार भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद किया। जब सरदार भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका तो उन्होंने पहली बार इसको नारा दिया था, क्या? इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने इसका पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन हजरत मोहानी ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है आपकी, कर्क रेखा पर निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो भारत के उन राज्यों के नाम आपको इसमें पहचानने हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, झारखंड, असम या मिजोरम, इनमें से कौन सा आपका सही है? बताइए। तो आपके गुजरात से तो होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। झारखंड से भी गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो आपके 1 और 2 4 वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस पर रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर इनका है। ये पश्चिम से पूरब की ओर ये काउंट किए गए हैं, सॉरी, पश्चिम से पूरब की ओर।
गुजरात आपका सबसे पश्चिम में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो मित्र पर गमछा झार आपको याद करना है, ठीक है। मित्र पर गमछा झार आप याद कर लेंगे तो इसको याद करने की ट्रिक आपको याद हो जाएगी। मित्र यानी कि मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार ये क्या है? कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य हैं। तो कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कौल है, या गुहार मोती है, या किपिथू है, या इंदिरा पॉइंट है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे दक्षिणी छोर आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में यह स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यह रहे आपका मॉक टेस्ट। आपने कितने प्रश्न सही किए उसका उत्तर जरूर बताइएगा, और राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके डेली मॉक टेस्ट होते हैं और डेली आपकी साइंस की क्लास भी चल रही है। हर क्लास लिया करिए। ना पढ़ने वालों के पास हजार बहाने हैं कि अभी फॉर्म नहीं आया, अभी फॉर्म नहीं भरा, अभी सिलेबस नहीं आया, अभी एग्जाम डेट नहीं आई, बाद में पढ़ेंगे, और वो कभी नहीं पढ़ते। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आप अभी से पढ़ाई शुरू करिए और अंत तक पढ़िए। जब तक आपकी परीक्षा हो नहीं जाती, आप देखिएगा आपको बड़ी आसानी से यह नौकरी मिल जाएगी। आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो आपको अगर बैच से जुड़ना हो तो आप QRC हेल्प टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखेंगे तो भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है उसका उत्तर भी लिखिएगा। तो जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।